Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre, Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. Today we are going to study a new topic, Catalyst and Catalysis from Unit 1, Chemical Bonding and Catalysis. So let us start. कोर्स आउटकम, जैसा कि ये चैप्टर में हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कैटालिसिस प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी, जिसे हम इंडस्ट्रीज़ में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कैटालिस्ट एंड इट्स टाइप एंड अंडरस्टैंड द कैटालिसिस एंड इट्स टाइप्स. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कैटालिस्ट का मीनिंग समझ में आएगा और उसके टाइप्स क्या होते हैं वो पता चलेगा. साथ में ही कैटालिसिस किसे कहते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं वो भी आपको जानकारी मिलेगी. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट मेटालिक क्रिस्टल. मेटल क्रिस्टल्स जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, जिसके नाम है सिंपल क्यूबिक, जिसे हमने शॉर्ट में कहा SC, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक जिसका एब्रीवेशन होता है BCC, फेस सेंट्रिक क्यूबिक FCC, हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP. इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में और ये मेटालिक क्रिस्टल्स कौन से मेटल्स में प्रेजेंट होते हैं उसके एग्जाम्पल्स भी हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किए. तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको पढ़नी पड़ती है केमिकल रिएक्शन. जब भी हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं तो जो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और फिर जो चीज़ उस रिएक्शन में बनती है, जो मैन्युफैक्चर होती है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स. तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट. लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट किसे कहते हैं? तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने के बीच में जो सब्सटेंस हम रिएक्शन में ऐड करते हैं उसे कहा जाता है कैटलिस्ट. और कैटलिस्ट जो है वो कभी भी रिएक्टेंट नहीं होता है, इसीलिए उसे हम एरो के ऊपर लिखते हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते समय. तो ये तो हो गई जनरल इंट्रोडक्शन. अब हम ये समझते हैं कि कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में कैटलिस्ट होता क्या है. तो कैटलिस्ट की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है: The substance which alters the rate of chemical reaction without taking part in the reaction is called as catalyst. अर्थात इसका मीनिंग ये है कि ऐसा सब्सटेंस जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन उसे ऐड करने के बाद वो रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन की जो स्पीड है, उसको ऑल्टर करता है. ऑल्टर करना मतलब चेंज करता है. या तो वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है या फिर रिएक्शन की स्पीड को घटा सकता है. तो आपको लगेगा कि उसे हम रिएक्शन में डालेंगे वो तो रिएक्टेंट हो जाएगा. तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, जैसे रिएक्शन एक दूसरे के साथ करते हैं तो उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट. लेकिन कैटलिस्ट जो है वो हम रिएक्शन में डालते हैं लेकिन वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट होता है. लेकिन उसके प्रेजेंट रहने की वजह से या तो रिएक्शन की स्पीड घट सकती है या तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ सकती है, तो उसे हम कहेंगे कैटलिस्ट. तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये कैटलिस्ट के टाइप्स क्या हैं. तो कैटलिस्ट के ब्रॉडली 2 टाइप्स होते हैं. एक को हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरे को हम कहते हैं निगेटिव कैटलिस्ट. पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड निगेटिव कैटलिस्ट. तो अब हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब क्या और निगेटिव कैटलिस्ट मतलब क्या. तो ये हम थोड़ा कंपैरेटिवली समझेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी चीज़ें. तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया हुआ है आपको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में. तो पॉजिटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं? द कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस
द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। ऐसा कैटलिस्ट जिसको डालने के बाद रिएक्शन का रेट मतलब रिएक्शन की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, उसे कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। मतलब पहले रिएक्शन स्लो चल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने कैटलिस्ट को ऐड किया अब रिएक्शन जो है वो फास्ट हो गई, मतलब ऐसे कैटलिस्ट को हम कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो फिर निगेटिव कैटलिस्ट किसे कहेंगे, उसका बिल्कुल उल्टा रहेगा कि ऐसा कैटलिस्ट जिसे रिएक्शन में डालने के बाद रिएक्शन की स्पीड बढ़ती नहीं है, रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, घटती है, कम हो जाती है। द कैटलिस्ट विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज निगेटिव कैटलिस्ट। तो फिर इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ KClO3। KClO3 नाम का एक कंपाउंड होता है, उसका हमको क्या पढ़ना है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मीनिंग होता है हीटिंग या बर्निंग। तो KClO3 को अगर हम कंटिन्यूअसली हीट करते हैं तो ये जो KClO3 है उसका कन्वर्शन हो जाता है KCl विद द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन गैस। KCl बनता है और ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। तो यहाँ पे KClO3 जो है वो है रिएक्टेंट, KClO3 जो है वो क्या रहेगा, रिएक्टेंट। ये जो KCl और ऑक्सीजन है ये रहेंगे प्रोडक्ट। लेकिन इस रिएक्शन में हम एज अ कैटलिस्ट क्या ऐड करते हैं, MnO2। MnO2 मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो जैसे ही हम मैंगनीज डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में ऐड करते हैं, इस रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो MnO2 है, दिस MnO2 इज नथिंग बट अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्योंकि उसने रिएक्शन की स्पीड को क्या किया है, इंक्रीज किया है। अब दूसरा और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस मतलब होता है कि हम उसमें ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने लिया SO2 की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है SO3। तो यहाँ पे SO2 और O2 जो है वो रिएक्टेंट है और SO3 जो है वो प्रोडक्ट है। और इस रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट हम ऐड करते हैं प्लैटिनम ब्लैक। क्या ऐड करते हैं, प्लैटिनम ब्लैक। एंड दिस प्लैटिनम ब्लैक जो है जैसे ही हमने ऐड किया उस रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए दिस प्लैटिनम ब्लैक इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब हम निगेटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल देखेंगे। तो निगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 का मीनिंग होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आई एम नॉट सेइंग H2O, H2O इज डिफरेंट। H2O मीन्स वाटर, यहाँ पे मैंने बोला है H2O2। उसका हमको क्या करना है, डीकम्पोजिशन। तो मैंने आपको बताया डीकम्पोजिशन मतलब सिंपल हीटिंग। तो ये H2O2 को हम कंटिन्यूअसली हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद हमें मिलता है H2O मीन्स वाटर एंड O2 मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है पहले बहुत फास्ट होती है, लेकिन जैसे ही हम उसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या ऐड करते हैं, एसिड। क्या ऐड करते हैं, एसिड। जैसे ही हमने एसिड उसमें ऐड किया तो उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो दिस एसिड इज एक्टिंग एज अ निगेटिव कैटलिस्ट। देन दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या करना है, ऑक्सीडेशन। क्लोरोफॉर्म आपने सुना होगा, ठीक है, जो बेहोश करने वाली दवाई होती है उसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। उसका हमको करना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब हमें उसमें क्या ऐड करना है, तो क्लोरोफॉर्म का हमें जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखना है। तो क्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला है CHCl3, जिसमें ऑक्सीडेशन करने के लिए हम डालेंगे O2। तो क्लोरोफॉर्म और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा COCl2, दैट इज़ कार्बोनिल क्लोराइड। अब ये जो कार्बोनिल क्लोराइड बनता है, ये प्रोसेस करने के लिए हम उसमें एज अ कैटलिस्ट ऐड करते हैं इथेनॉल। पहले ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है, लेकिन जैसे ही हम उसमें इथेनॉल ऐड करते हैं तो इथेनॉल ऐड करते बराबर इस रिएक्शन की जो स्पीड है वो एकदम कम हो जाती है। तो इथेनॉल जो है इट इज़ एक्टिंग एज अ निगेटिव कैटलिस्ट। तो आई होप कि ये कंपैरेटिव स्टडी से आपको पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट दोनों का मीनिंग समझ में आया है। तो ब्रॉडली कैटलिस्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है और निगेटिव रिएक्शन के स्पीड को घटाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो कैटलिस्ट का और एक टाइप भी होता है जिसे कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट, जिसे क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट। तो अब हम उसका डेफिनेशन समझते हैं, उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो ऑटो कैटलिस्ट मतलब क्या, तो when one of the product form in the chemical reaction increases the rate of reaction, it is called as auto कैटलिस्ट। तो एक हाथ केमिकल रिएक्शन जब चलती है तो पहले वो रिएक्शन अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है, लेकिन जैसे ही उसमें प्रोडक्ट बनता है तो एक हाथ कोई भी प्रोडक्ट बनने के बाद उस रिएक्शन की स्पीड जो है वो एकदम से बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तब उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को चेंज करना, या तो घटा सकता है या तो बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे हम अलग से इस रिएक्शन में कोई भी कैटलिस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इसमें कोई तो भी प्रोडक्ट ऐसे बनता है जिसके बनते बराबर रिएक्शन की स्पीड जो है वो अपने आप बढ़ जाती है, तब उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर नाम का एक केमिकल होता है जिसका हमको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस मतलब हमें उसे में ऐड करना है वाटर और उसको हमको हीट करना है। तो यहाँ पे हमने जो ईस्टर लिया है उसका नाम है इथिल इथेनोएट। उसका नाम क्या है, इथिल एथेनोएट। उसका फॉर्मूला है CH3COO CH2CH3। उसका हमको हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब उसमें हम क्या ऐड करेंगे, वाटर। तो ये रिएक्शन जो है वो पहले अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है, फिर उसमें बनते हैं प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनता है इथेनोइक एसिड, जिसी को हम कहते हैं एसिटिक एसिड। फॉर्मूला है CH3COOH। और दूसरा एक प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है CH3CH2OH। तो जैसे ही इस रिएक्शन में इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड बनता है, इस रिएक्शन की स्पीड एकदम से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो इथेनोइक एसिड है ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और ऐसे कैटलिस्ट को हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट, क्योंकि ये रिएक्शन में अपने आप काम करना चालू करता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इनिशियली द रिएक्शन ऑकर्स एट स्लो रेट, बट as there is formation of ethanoic acid which is nothing but acetic acid, the rate of reaction increases, hence ethanoic acid is a auto catalyst। आई होप कि आपको ऑटो कैटलिस्ट क्या है ये अच्छे से समझ में आया है। तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं ऑटो कैटलिसिस की, कि ऑटो कैटलिसिस किसे कहते हैं। ऑटो कैटलिस्ट मतलब सब्सटेंस, जो प्रोडक्ट बन रहा है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है बनने के बाद। देन ऑटो कैटलिसिस मतलब क्या, द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑटो कैटालिसिस। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट एक ऐसा बनता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, तो उस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटो कैटालिसिस। ठीक है, तो अब ऑटो कैटालिसिस का डेफिनेशन देख लिया, तो अब कैटालिसिस का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो कैटालिसिस मतलब क्या, हमने इसके पहले कैटालिस्ट का डेफिनेशन देखा है कि ऐसा सब्सटेंस जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन उसे डालने के बाद रिएक्शन के रेट को, स्पीड को वो क्या करता है, चेंज करता है, या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कैटालिसिस। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटालिसिस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट काम करता है, मतलब रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करते हुए, तब उसे हम कहते हैं कैटालिसिस। देखिए, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कैटालिस्ट में और कैटालिसिस में। तो कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट एक सब्सटेंस है, और कैटालिसिस क्या है, कैटालिसिस एक प्रोसेस है। ठीक है, सिमिलर वे में ऑटो कैटालिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, एक सब्सटेंस हो जाएगा, और ऑटो कैटालिसिस मतलब हो जाएगा प्रोसेस। तो ये कैटालिसिस के टाइप्स कौन से होते हैं, तो कैटालिसिस के दो टाइप होते हैं। एक होता है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो कैटालिसिस के दो टाइप अब आपको समझ में आ गए हैं। कैटालिस्ट के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक होता है निगेटिव कैटालिस्ट। और कैटालिसिस के जो दो टाइप होते हैं वो होता है होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो अब
हम वन बाय वन दोनों स्टडी करेंगे तो आपको ये कैटालिसिस के टाइप्स भी अच्छे से समझ में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने देखा कि कैटालिसिस के दो टाइप्स होते हैं। पहले को कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरों को कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब हम वन बाय वन कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा समझते हैं कि होमोजीनियस कैटालिसिस मतलब क्या और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वर्ड दिख रहा है होमो। होमो का जो मीनिंग होता है वो होता है सेम टू सेम। होमो का मीनिंग होता है सेम टू सेम। और यहाँ पे हमें एक वर्ड दिख रहा है हेट्रो। ठीक है, तो हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। तो हम जो भी डेफिनेशन देखेंगे उसमें ज़रूर सेम शब्द आएगा जब हम होमोजीनियस की डेफिनेशन देखेंगे, और हेट्रोजीनियस में ज़रूर कौन सा शब्द आएगा, डिफरेंट। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। अब होमोजीनियस कैटालिसिस मतलब क्या? ऐसा कैटालिसिस का प्रोसेस, the catalysis process in which reactant and catalyst both are in same phase। ऐसा कैटालिसिस का प्रोसेस जिसमें आपस में रिएक्ट करने वाले रिएक्टेंट और उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला कैटालिस्ट दोनों कैसे फेज में होते हैं, सेम फेज में, ऐसे कैटालिसिस को कहा जाता है होमोजीनियस कैटालिसिस। तो हमें पता है कि जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती है हम उनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करने के बाद जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये चीज़ भी आपको पता है। और इस रिएक्शन के रेट को अल्टर करने का जो काम करती है उस चीज़ को हम कहते हैं कैटलिस्ट। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। तो जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों कैसे फेज में होते हैं, सेम फेज में। अब फेज मतलब क्या, तो सब्सटेंस की तीन तरह की फेज होती है। एक होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और तीसरी होती है गैसियस। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज जो है वो होती है। तो जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों कैसे फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। मतलब रिएक्टेंट अगर सॉलिड रहेंगे और कैटलिस्ट भी क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, या रिएक्टेंट लिक्विड और कैटलिस्ट भी लिक्विड, या फिर रिएक्टेंट गैसियस और कैटलिस्ट भी गैसियस रहेगा, तो उस कैटालिसिस प्रोसेस को हम कौन सा कैटालिसिस प्रोसेस कहेंगे, होमोजीनियस। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों कैसे फेज में है, सेम फेज में। तो ऐसे कैटालिसिस को हम कौन सा कैटालिसिस कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। देन अब हमें समझना है व्हाट इज मीन बाय हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो डेफिनेशन सेम रहेगा, बस ये कंडीशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में ना होते हुए कैसे फेज में रहेंगे, डिफरेंट फेज में रहेंगे। मतलब अगर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो कैटालिस्ट जो है वो लिक्विड में हो सकता है या गैसियस में हो सकता है। रिएक्टेंट लिक्विड में है तो कैटालिस्ट जो है वो सॉलिड में हो सकता है या गैसियस में हो सकता है। मतलब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों का फेज जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। किसका, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट का कोई भी रोल नहीं है, हमें किसकी फेज देखनी है, किसका स्टेट देखना है, रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का। तो ऐसे कैटालिसिस प्रोसेस को कौन सा कैटालिसिस प्रोसेस कहा जाता है, हेट्रोजीनियस। तो होमो मतलब सेम और हेट्रो का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का एक गैस होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका हमें कौन सा प्रोसेस पढ़ना है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है CO, कार्बन और ऑक्सीजन, और उसमें हम किसकी एडिशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो CO है मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कौन से फेज में होता है, गैसियस फेज में। और ऑक्सीजन जो है हमें पता है कि ऑक्सीजन भी कौन से फेज में होता है, गैसियस फेज में। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ गैस। मतलब रिएक्टेंट भी गैसियस फेज में है और प्रोडक्ट भी कौन से फेज में है, गैसियस फेज में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज को कंपेयर नहीं करना है, हमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज को कंपेयर करना है। इस रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट काम करता है NO।
NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो इस कंडीशन में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज क्या हो गई है, सेम फेज, इसीलिए ये वाला कैटालिसिस प्रोसेस कौन से का एग्जाम्पल है, होमोजीनियस कैटालिसिस। आई होप कि अभी आपको समझ में आया है, ठीक है। देन अब हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल आपका जाना पहचाना एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमें पता है, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है SO2। SO2 जो है वो कौन से फेज में प्रेजेंट है, गैसियस फेज में। इसका भी हमें ऑक्सीडेशन करना है, मतलब हमें इसमें क्या ऐड करना है, ऑक्सीजन गैस। तो जब SO2 और O2 रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिलता है SO3, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन गैसियस फेज। तो अगर हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में है तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होगा, तो नहीं, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज कंपेयर नहीं करना है, हमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का फेज कंपेयर करना है। तो इस रिएक्शन में एज अ कैटालिस्ट कौन काम करता है, प्लैटिनम ब्लैक। कौन काम करता है, प्लैटिनम ब्लैक, एंड दिस प्लैटिनम ब्लैक इज प्रेजेंट इन विच स्टेट, एस फॉर सॉलिड स्टेट। तो रिएक्टेंट जो है वो गैसियस फेज में है और हमारा जो कैटालिस्ट है वो कौन से फेज में है, सॉलिड फेज में है या सॉलिड स्टेट में है, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो आपको अब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आया है। तो ये जो दोनों टाइप हमने देखे ये किसके टाइप हैं, ये कैटालिसिस प्रोसेस के टाइप है। एक है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। आई एम रिपीटिंग, होमोजीनियस में रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का फेज जो होता है वो क्या होता है, सेम। जैसे गैस गैस और कैटालिस्ट भी कौन से फेज में है, गैस, तब उस कैटालिसिस को कहा जाएगा होमोजीनियस कैटालिसिस। और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में जो भी रिएक्टेंट और कैटालिस्ट होता है उनका फेज कैसा होता है, डिफरेंट। रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का फेज कैसा होता है, डिफरेंट। तो एग्जांपल में देखो यहाँ पे दोनों का फेज है गैस, लेकिन ये जो कैटालिस्ट है उसका फेज है सॉलिड। तो ये एग्जांपल हो गया है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं समरी, मतलब आज का ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कैटलिस्ट एंड इट्स टाइप। अब आपको ये समझ में आ गया कि कैटलिस्ट मतलब क्या और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो कैटलिस्ट के टाइप्स होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है, निगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के स्पीड को घटाता है। देन अंडरस्टैंड द कैटालिसिस एंड इट्स टाइप। साथ में ही आपको कैटालिसिस भी समझ में आया है और उसके टाइप्स भी अब आपको पता है। तो कैटालिसिस के टाइप्स कौन से होते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस मतलब जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में होते हैं, और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस मतलब जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों डिफरेंट फेज में होते हैं, ठीक है। देन आज के इस वीडियो का प्रोग्राम आउटकम क्या है, तो आज आपको कैटालिस्ट और कैटालिसिस के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है। देन ये जानकारी आप दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं, अपने काम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी आपको मिला है, क्योंकि ये प्रोसेस को आप अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन असाइनमेंट आपका बहुत ही आसान सा असाइनमेंट है। कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क। डिफाइन कैटालिस्ट एंड स्टेट इट्स टाइप। आपको कैटालिस्ट की डेफिनेशन बतानी है और उसके टाइप्स बताने हैं। एंड डिफाइन कैटालिसिस एंड स्टेट इट्स टाइप। आपको कैटालिसिस का डेफिनेशन लिखना है और उसके टाइप्स भी आपको लिखने हैं। साथ में ही डिफाइन ऑटो कैटालिस्ट विथ एग्जाम्पल। एक हमने स्पेशल टाइप का कैटालिस्ट पढ़ा, ऑटो कैटालिस्ट मतलब एक रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट बनने के बाद वो प्रोडक्ट खुद ही रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑटो कैटालिस्ट। तो उसका भी आपको एग्जाम्पल लिखना है। हमारा जो नेक्स्ट टाइप रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ कैटालिस्ट, कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कैटालिस्ट को किस तरह से अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।